हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 क्लास 9th एंड 10th यूट्यूब चैनल। व्हाट इज एनटीएससी? नाम तो आपने कई बार सुना होगा। एक स्टूडेंट, एक ऐसा एग्जाम जो एक स्टूडेंट नेशनल लेवल पे सिर्फ स्कॉलरशिप के लिए नहीं, एक नेशनल प्राइड, एक ऑनर पाने के लिए देता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आखिर एनटीएससी एग्जाम होता क्या है, कौन इसे कंडक्ट करवाता है, साथ ही हम बात करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या क्या हैं। देन उसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि सर एग्जाम पैटर्न इसका क्या होता है, कि एनटीएससी एग्जाम का एग्जाम पैटर्न किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। फिर साथ ही इसकी स्कॉलरशिप कि कितनी स्कॉलरशिप इसमें मिलती है और इसके अदर बेनिफिट्स क्या क्या हैं, इन सब पे आज के सेशन में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए बिना देरी करे शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें व्हाट इज एनटीएससी, तो एनटीएससी है क्या? जैसा कि इसका नाम ही सजेस्ट करता है, नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप एग्जाम, कि एक ऐसा एग्जाम जो सिर्फ स्कॉलरशिप के साथ साथ नेशनल टैलेंट वर्ड भी इसमें साथ में जुड़ा हुआ है। यानी कि सिर्फ स्कॉलरशिप नहीं है, ये एक नेशनल टैलेंट को दी जाने वाली स्कॉलरशिप है। तो नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप एग्जाम, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अगर हम देखें तो ये एक ऐसा स्कॉलरशिप एग्जाम है जो कंडक्ट किया जाता है नेशनल लेवल पे टू आइडेंटिफाई एंड एनहेंस स्टूडेंट्स के स्किल को। ये जो एग्जाम है ये 10th लेवल पे कंडक्ट करवाया जाता है, एनुअली कंडक्ट करवाया जाता है। ओके, अब इससे एक बात आती है कि कौन इसे कंडक्ट करवाता है। हु कंडक्ट एनटीएससी, कौन कंडक्ट करवाता है? भाई एनटीएससी के बारे में तो हमने समझ लिया। एनटीएससी एग्जाम क्या है? नेशनल लेवल पे होने वाला एक नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम है। कौन कंडक्ट करवाता है? तो इसको कंडक्ट करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? एनसीईआरटी की होती है, एनसीईआरटी। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि एनसीईआरटी सिर्फ एक स्कॉलरशिप के लिए दिया जाने वाला एग्जाम नहीं है, ये नेशनल लेवल पे एक प्राइड, एक ऑनर पाने के लिए जो स्टूडेंट्स एग्जाम देना चाहते हैं, ये वो एग्जाम है, उसके रूप में इस एग्जाम को पहचाना जाता है। ठीक है, अब जब एनसीईआरटी इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है तो वो इसे 2 स्टेज में कंडक्ट करवाती है। एक होता है स्टेज 1 और दूसरा होता है स्टेज 2। स्टेज 1 जो होता है वो स्टेट लेवल पे कंडक्ट करवाया जाता है। हर एक स्टेट के अपने अपने एग्जाम्स होते हैं। अगर आप राजस्थान बोर्ड से हो, अगर आप राजस्थान स्टेट से हो, या फिर आप यूपी से हो, पंजाब से हो, एमपी से हो, बिहार से हो, कहीं से भी, तो हर एक स्टेट अपने अपने लेवल पे स्टेज 1 एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। वहीं नेशनल लेवल पे स्टेज 2 कंडक्ट करवाया जाता है। नेशनल लेवल पे जो स्टेज 2 एग्जाम्स वो नेशनल लेवल पे कंडक्ट होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब ये तो हमने समझ लिया कि कौन इस एनटीएससी एग्जाम को कंडक्ट करवाता है। अब बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एनटीएससी एग्जाम, कि इसमें क्राइटेरिया क्या क्या है, कौन इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें उन स्टूडेंट्स की जो एक रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं, रेगुलर स्टूडेंट्स यानी कि सर एनटीएससी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रेगुलर स्टूडेंट्स, जो रेगुलर स्कूल्स जाते हैं, उन स्टूडेंट्स की, आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स, सब मैक्सिमम यही होते हैं जो रेगुलर स्कूल्स में जाते हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया इसकी आती है कि सर 18 ईयर्स से बिलो आपकी एज होनी चाहिए। एज जो है वो 18 ईयर्स से बिलो होनी चाहिए। देन उसके बाद आप क्लास 10th में होने चाहिए। आप क्लास 10th के अंदर हो और किसी भी, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, लेकिन आप क्लास 10th के अंदर होने चाहिए। और इसके अलावा क्लास 9th के फाइनल एग्जाम्स के अंदर आपके एटलीस्ट 60% मार्क्स हो, एटलीस्ट 60% मार्क्स इन क्लास 9th फाइनल एग्जाम। ये तो रेगुलर स्टूडेंट्स की बात करी। अब ऐसे स्टूडेंट्स जो ओपन या डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के थ्रू पढ़ाई करते हैं, कि जो ओपन या डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के थ्रू पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है? कुछ तो सेम ही है, जैसे कि एज तो आपकी इस केस में भी 18 ईयर्स से बिलो होनी चाहिए, लेकिन साथ में इसमें यह भी होता है कि सर डिस्टेंस लर्निंग के अंदर ये भी बोलते हैं कि स्टूडेंट्स जो है वो फुल टाइम स्टूडेंट हो किसी भी स्कूल के अंदर, और कहीं पे भी एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, विदाउट एनी एम्प्लॉयमेंट, कहीं पे भी एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। साथ ही इसमें दूसरी एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन ये भी होती है कि आप फर्स्ट टाइम क्लास 10th के अंदर अपीयर हो रहे हो। फर्स्ट टाइम यानी कि अगर कोई स्टूडेंट फेल हो चुका है और फिर से वो 10th के अंदर आ रहा है, तो आप 10th बोर्ड का एग्जाम्स तो ज़रूर दोगे, लेकिन आप एनटीएससी एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ओके,
क्लियर। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हमने समझ लिया। अब बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो जैसा कि बच्चों अभी थोड़ी देर पहले भी हमने बताया था कि एनसीईआरटी जब इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है तो 2 स्टेज में एग्जाम होते हैं, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 जो स्टेट लेवल पे होता है और स्टेज 2 जो नेशनल लेवल पे कंडक्ट करवाया जाता है। दोनों ही स्टेज एग्जाम के अंदर जो आपका एग्जाम पैटर्न होता है उसमें 2 पेपर होते हैं, एक होता है मैट का मेंटल एबिलिटी टेस्ट और दूसरा होता है सैट का। मेंटल एबिलिटी टेस्ट के अंदर आपकी बेसिकली एप्टीट्यूड टेस्ट, ये एक तरह से एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिसमें आपके वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग के बेसिक एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। वहीं सैट पेपर के अंदर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस, और सब्जेक्ट भी कौन कौन से, मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस के क्वेश्चंस इसमें होते हैं। ओके, दोनों पेपर के अंदर मतलब स्टेज 1 में अगर आप अपीयर हो रहे हो तो स्टेज 1 में भी आपको ये दोनों पेपर देने हैं, स्टेज 2 में अगर जब आप अपीयर होगे तो उसमें भी आपको ये दोनों पेपर देने हैं। ठीक है, हर एक पेपर जो है उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें भी 100 क्वेश्चन, मैट में भी और सैट के अंदर भी 100 क्वेश्चंस होते हैं। और इन दोनों 100 क्वेश्चंस में साथ ही इसमें मैक्सिमम मार्क्स भी आपको 100 दिया जाता है और ड्यूरेशन होता है इसका हर एक पेपर का 2 आवर्स का। ये जो 100 क्वेश्चंस होते हैं सब्जेक्टिव सैट वाले पेपर के अंदर, इस पेपर के अंदर 100 क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाते हैं, इसमें मैथ्स के आपके 20 क्वेश्चंस होते हैं, सोशल साइंस के इसमें 40 क्वेश्चंस होते हैं, और साइंस के भी इसमें 40 क्वेश्चंस होते हैं। इस तरह से ये 100 क्वेश्चंस आपके 40, 40 और 20 में डिवाइडेड होते हैं। इन सब के अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी आपको पता होने चाहिए, जैसे कि सर ये जो एग्जाम्स होते हैं ये आपके 9th और 10th लेवल पे लिए जाते हैं। 9th और 10th के सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस आपसे आएंगे वो 9th 10th लेवल के होंगे। एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो भी 9th और 10th लेवल के होंगे। साथ ही इस एग्जाम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ओके, अच्छा, अब जो स्टूडेंट्स स्टेज 1 एग्जाम को पहले अपीयर करके उसको क्लियर करते हैं वही फिर स्टेज 2 एग्जाम के अंदर बैठ सकते हैं। कि सर अगर किसी स्टूडेंट ने स्टेज 1 एग्जाम को क्लियर किया है तभी वो अपीयर हो सकता है स्टेज 2 एग्जाम के अंदर, अदरवाइज वो स्टेज 2 एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाएगा। पहले आपको स्टेज 1 के ये दोनों पेपर्स आपको क्लियर करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद जब आप स्टेज 1 क्लियर करके स्टेज 2 में अपीयर होते हो, स्टेज 2 भी अगर आप अपीयर कर लेते हो तो उसके इन दोनों स्टेज में जो आपके मार्क्स हैं उनके बेसिस पे आप लोग को स्कॉलरशिप एलिजिबल होते हो, आप स्कॉलरशिप के लिए, तब जाके आप कहीं स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हो। ओके, अब बात करूं अगर इसके स्कॉलरशिप की, तो स्कॉलरशिप जब आप इस एग्जाम को दे रहे हो क्लास 10th के अंदर तो आपको नेक्स्ट ईयर से यानी कि 11th और 12th में आपको स्कॉलरशिप जो स्कूल लेवल पे आपको स्कॉलरशिप दी जाती है वो होती है 1250 रुपीज़ की, क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, 11th और 12th में आप लोगों को अगर आपने 10th लेवल पे एनटीएससी एग्जाम को क्लियर किया है तो 11th और 12th में आप लोग को स्कॉलरशिप मिलेगी 1250 रुपीज़ की। वहीं अब आप जब हायर ग्रेजुएशन करने या हायर स्टडीज़ के लिए आप जाते हो तो गवर्नमेंट आप लोग को 2000 रुपीज़ पर मंथ की आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाती है। 2000 रुपीज़ पर मंथ की आपको स्कॉलरशिप दी जाती है फॉर हायर स्टडीज़ एंड ग्रेजुएशन। तो ये तो स्कॉलरशिप की बात हुई। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था बच्चों, ये सिर्फ बात स्कॉलरशिप की नहीं है, ये बात है नेशनल प्राइड की, अपने नेशनल लेवल पे अपने टैलेंट को दिखाने की। ठीक है, तो स्कॉलरशिप के साथ साथ अब इसके अदर बेनिफिट्स क्या हैं, चलिए हम वो भी देख लेते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को कहा ना, सिर्फ बात स्कॉलरशिप की नहीं है, और भी आपको इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे अगर आप इस एग्जाम को अपीयर करके क्लियर करते हो तो। जैसा सबसे पहले एनडीए, नाम सुना आपने, नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेशनल डिफेंस एकेडमी के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें भी एनटीएससी के स्कॉलर्स को प्रेफरेंस दी जाती है। कई रिनॉन इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं ऐसे जिसके अंदर भी एनटीएससी स्कॉलर्स को इसमें प्रेफरेंस दी जाती है। तो सिर्फ एनटीएससी एग्जाम्स करके क्लियर करके आप सिर्फ स्कॉलरशिप नहीं उठा रहे होते, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे एनडीए के एग्जाम के अंदर, रिनॉन इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर। साथ ही आपको इसमें फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो उसमें भी आपको इसमें अपर एज मिलती है, आपको प्रेफरेंस दी जाती है। इसके अलावा कई प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर के ऐसे जॉब्स हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर के ऐसे कई जॉब्स हैं जिसमें एनटीएससी स्कॉलर्स को प्रेफरेंस दी जाती है। तो ये सब इसके बेनिफिट्स हैं। तो ओवरऑल अगर मैं इस एग्जाम की बात करूं तो एनटीएससी नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन, ये जो एग्जामिनेशन है ये 2 स्टेज में कंडक्ट होता है। स्टेज 1 जो स्टेट लेवल पे कंडक्ट होता है और स्टेज 2 जो नेशनल लेवल पे
नेशनल लेवल पे कंडक्ट करवाया जाता है। स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों एग्जाम्स के अंदर आपके 2 पेपर्स होते हैं, मैट और सैट का। मैट जो एप्टीट्यूड टेस्ट से रिलेटेड होता है, जिसमें आपके वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, ब्लड रिलेशन सीरीज, इस टाइप के एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। और सैट जो पेपर है उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जैसे मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस के, जिसमें मैथ्स के 20 क्वेश्चंस 9-10th लेवल पे, साइंस के 40 क्वेश्चंस और सोशल साइंस के भी 40 क्वेश्चंस 9-10th लेवल के आपसे पूछे जाते हैं। जो इन दोनों स्टेज पे इन दोनों एग्जाम्स मैट और सेट को क्लियर करता है, उन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाती है। तो आई होप बच्चों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी एनटीएससी को ओवरऑल जानने के लिए। अगर आपके इससे रिलेटेड कोई भी और क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपकी क्वेरीज को जल्दी ही सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस गाइस, थैंक यू सो मच।